अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है। जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। आपको और हमको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़यादत को मजबूत करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि जिस तरह बिहार में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, बिहार और ख़ास तौर से सीमांचल की अवाम ने मजलिस को अपनाया और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली को मुंतखब किया, और बिहार के मुस्लिम अक़लियतों ने और सीमांचल की गरीब अवाम ने आपको ये पैगाम दिया कि देखो, हमने मजलिस को अपनाया और अपने इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हमने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक बिहार में हमको कामयाब किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और यहां पर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है। आप इस बात का यकीन कर लीजिए कि जब तक आपकी एक सियासी क़यादत, लीडरशिप नहीं बनेगी, जब तक आपके दरमियान से कोई नेता नहीं खड़ा होगा, नाइंसाफी का खात्मा नहीं हो सकेगा। याद रखिए, जलसों में हजारों लाखों लोगों को जमा करके, करारदादें मंजूर करके, जज्बाती नारे लगाने से गरीब का घर नहीं बचता। अगर एनकाउंटर से बचना है, अगर हमको अपनी मसाजिद की हिफाजत करना है, अगर हम अपने गांव और अपने घर के अतराफ में विकास चाहती हैं, अगर हम अपनी बेटियों के लिए तालीम और कॉलेज चाहती हैं, अगर हम अपने बूढ़े लोगों के लिए हुकूमत से एक अस्पताल चाहती हैं, अगर हम इज्जत चाहती हैं, अगर हम बेबाक तरीके से अपने दीन पर अमल करना चाहती हैं, तो याद रखिए आपको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़यादत को बनाना पड़ेगा। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो कोई आकर ये कहता है कि अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बनेगी तो इससे फ़िरक़ा परस्ती में इजाफा होगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर फ़िरक़ा परस्ती के इस समंदर में आज इस मुल्क को घेरा जा रहा है, जगह जगह पर हमको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो पिछले 70 साल से मिल्लत मजलूमा को ये कह कर सुलाते रहे और उनको रोकते रहे कि नहीं नहीं, आपकी और हमारी लीडरशिप नहीं हो सकती है, हमको नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ देना है। बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने 70 साल में हर किसी सियासी जमात के हक में वोट दिया, बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए मैं आज आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चलकर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने, मगर याद रखिए
अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा, मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। यहां पर बिजनौर में और नजीबाबाद में इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी तकरीर के जरिए तुमसे वाह वाह हासिल करूं। मैं आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि भारत के कोने कोने में मुसलमानों का नेता बने, जो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। जो कोई नाम निहाद सेकुलर पार्टी नहीं चाहती, बीजेपी तो मुसलमान को टिकट भी नहीं देती, और ये जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, ये किसी को टिकट देती हैं तो किसी को टिकट देकर गुलाम बनाने के लिए देती है। मजलिस आपसे कह रही है कि तुम गुलाम नहीं बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम हुक्मरान बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजलूमों की ताकत बनोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने सबको आजमा लिया, मगर आप देखते ये हैं कि कोई फिरका परस्ती को रोक नहीं पा रहा है। आखिर कब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे? याद रखिए, जमहूरियत लोकशाही में अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपके महल्लों में और गांव में विकास का काम नहीं होगा। अगर आप शहरी बनेंगे, हुकूक के साथ शहरी बनेंगे, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, हमारी नौजवानों की जवानी अच्छी रहेगी, हम अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे, हम अपने घर में हमारी माओं की आंख में आंसू नहीं बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखेंगे अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज क्या 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 हो रहा है। आप बताइए कि 200 साल से मस्जिद है, पुलिस स्टेशन बाद में आया तो मस्जिद को तोड़ने की नोटिस दी जाती है। 250 साल से मस्जिद है, रेलवे स्टेशन बाद में आया तो नोटिस दी जाती है मस्जिद को तोड़ने के लिए। मैं भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा था कि बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वक्फ तरमीमी कानून को लाने का एक ही मकसद है कि मुसलमानों से वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को तब्दील कर दिया जाए या फिर मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। बताओ, आज संभल की मस्जिद को किस बुनियाद पर शहीद कर दिया गया? मैं पुकार पुकार कर कह रहा था तो मजलिस के मुखालिफीन कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं कह रहा था कि वक्फ बा यूजर खत्म हो जाएगा तो नादान कह रहे थे नहीं नहीं वक्फ बा यूजर रहेगा। अरे वक्फ बा यूजर अगर है तो बताओ संभल की मस्जिद को किस बुनियाद पर तोड़ा गया? अगर वक्फ बा यूजर कानून में है तो फिर नोटिस किस बुनियाद पर मीरठ और दीगर जगहों पर मस्जिदों को दी जा रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, फिरका परस्ती से मुकाबला अगर करना है तो जमहूरी तरीके से करना है। हमको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। जो मुसलमान थे वो 2 महीने जेल में थे बच्चे, और जो मुसलमान नहीं थे 24 घंटे के अंदर उनको बेल मिल जाती है। बताओ, ये खुली फिरका परस्ती भाजपा और आरएसएस की और योगी आदित्यनाथ की नहीं है तो फिर किसकी है बताइए आप? 24 घंटे में बेल हो गई।
और वो बच्चे 14 दिन तक जेल की सलाखों में परेशान रहे, पूरा रमजान वहां पर गुजार दिया, ईद वहीं पर गुजार दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी के कायदीन गूंगे बनकर ये सब तमाशा देख रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन बात पर गौर फरमाइए। याद रखिए, जब आप यहां से उठकर अपने घर को जाएंगे, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि तुम यहां से एक फिक्र लेकर उठो, तुम यहां से एक सोच लेकर उठो, ताकि वो फिक्र और सोच तुम्हारे दिलो दिमाग में एक इनकलाबी तब्दीली को पैदा कर दे। याद रखो, बीजेपी और आरएसएस को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अब चुनाव आ रहा है और जैसा हमारा भाषण खत्म होगा, हमारे दोस्त टीवी पर जाकर जो हमसे बेइंतहा इतनी मोहब्बत करते कि अपने घर में अपने बुजुर्गों से नहीं करते हो, इसी से करते हैं, और टीवी चैनल पर बैठकर बोलेंगे ये हमारे वोट को डिवाइड करने आ रहा है। अरे कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ, कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ। कैसे बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीत कर जा रही है। बंगाल का इलेक्शन हम लड़ने गए, 280 विधानसभा की सीट 11 हम लड़े, वहां पर भी यही इल्जाम लगा दिए। और जब ममता बनर्जी हार गई और हारने के 10 दिन के अंदर उनके 20 सांसद बीजेपी मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। उन सांसद में वो भी लोग थे जो दिन रात मुझे गाली देते थे, आज वो मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। बताओ क्या तुम्हारी जबानें खामोश क्यों हैं? कैसे चले गए मोदी अमित शाह बीजेपी के पास? हो 60 विधायक भाग गए ममता के। मैं पुकार पुकार कर कह रहा था कि बंगाल के मुसलमानों से ममता बनर्जी ने धोखा दिया उनको। मैं आदादो शुमार पेश करता रहा और आज भी पेश कर सकता हूं। ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया सिवाय नाटक के कि ईद के दिन ईदगाह के सामने आकर सर पर कपड़ा डालकर हाथ ऐसा करके दुआ करके ये बताना कि देखो मैं तुम्हारी हमदर्द हूं। अरे हमदर्द अगर है तो गरीबी का खात्मा क्यों नहीं हुआ? हमदर्द अगर है तो हमारी बहनें जो मालदा मुर्शिदाबाद में 900,000 रुपये लेकर 1000 बीड़ी बनाती हैं, मेरे भाई याद रखिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। यहां पर आपने देखा कि 3 मरतबा आपने समाजवादी पार्टी के तस्लीम साहब को आपने तस्लीम किया। तस्लीम साहब को आपने तस्लीम किया, मगर ये ऐसे तस्लीम साहब हैं जिन्होंने नजीबाबाद की जनता को तस्लीम नहीं किया, मुस्तरद किया। हम साल में 2 मरतबा चांद देखकर हमारे उलमा ईद का ऐलान करते हैं। ये ऐसा चांद है जो 5 साल में एक मरतबा नजर आता है। और आपने बीजेपी के डर से उनको वोट दिया तो तस्लीम साहब ने समझ लिया कि मुझे नजीबाबाद में कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मैं बीजेपी का नाम लेके डराऊंगा तो लोग मुझे तस्लीम कर लेंगे। सुन लो तस्लीम साहब, अब नजीबाबाद की जनता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तस्लीम करेगी और कबूल करेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि यहां पर नजीबाबाद में एक शुगर मिल का भी क्या हाल होकर रह गया। बाबा कहते हैं कि पीढ़ियां याद रखी जाएंगी, पिछले साल किसकी इबादतगाह के सामने तमाशा किया गया था वो आप जानते हैं। मगर आज हम देख रहे हैं कि आज हमको एक तरफ से डराया जाता है। अखिलेश कहते हैं कि अगर वोट मुझे नहीं दोगे तो कभी चुनाव नहीं होगा।
अखिलेश यादव ये क्यों भूल जाते कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो आजादी के बाद 50,000 मुसलमानों को उनके घर से बेघर कर दिया गया था। वो मुजफ्फरनगर का कांड जब हुआ था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के उस गलतियों की बिना पर आज हम देखते हैं कि बीजेपी इख्तिदार पर आकर बैठ गई और बोलते हैं कि चुनाव नहीं होगा। यही बात ममता बनर्जी ने कही थी बंगाल में, मगर आपने देख लिया क्या हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि जो एक तरफ डरा रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे कहा जा रहा है कि तुमको ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेंगे, हम इनसे पूछना चाहते हैं पहले अखिलेश यादव से। और अखिलेश यादव की पार्टी में एक साहब ने हमको मोहन भगवत से मिला दिया, मोहन भगवत से हमको मिला दिया। खैर, उसका भी जवाब देता हूं। याद रखो, तुम जो कुछ बोलोगे मैं हर एक का जवाब दूंगा। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी जबान को रोक सके। संविधान और जमहूरियत के दायरे में रहकर बोल रहा हूं। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उनका नाम है मोहन यादव साहब। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक खबर छापी कि मोहन यादव साहब के परिवार ने जमीनात के कारोबार करके जहां पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विकास का काम करवाया, वहां पर मोहन यादव साहब और उनके परिवार ने उन जगह पर जमीन खरीदकर फायदा उठाया। बीजेपी का मुख्यमंत्री है और अखिलेश यादव उनकी ताईद में खड़े हो गए और खड़े होकर क्या किए कि नहीं नहीं, मोहन यादव को हटाने की बात हो रही है। अखिलेश यादव से हम पूछना चाह रहे हैं, वो यादव हैं और आप यादव हैं, तो यादव पे इल्जाम लगा तो आपके दिल और दिमाग में तकलीफ पहुंच गई। संभल में मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, नोटिसें दी जा रही हैं, अखिलेश को तकलीफ नहीं होती है। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए है कि यादव बीजेपी का होगा तो अखिलेश कूद कर उसकी मदद को जाएंगे। जो यादव नहीं होगा, अखिलेश के पेट में दर्द नहीं होगा। और आप मुझे कहते हैं कि मोहन भगवत से मिलाते हैं। अरे नादानो, तुम्हारे नेता को तुम जाकर पूछो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री से तुम्हारे नेता को इतनी मोहब्बत क्यों है, बताओ मुझे। किस लिए मोहब्बत है बताओ। मोहब्बत की बुनियाद जात है। और मैं तुम्हारे लिए पुकार रहा हूं, लड़ रहा हूं। ना मैं जात देख रहा हूं ना कुछ देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं मजलूम है तो इंसाफ मिलना चाहिए। ये अखिलेश की सियासत है कि यादव बीजेपी का होगा तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। ये पीडीए का असली चेहरा है आपके सामने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग हमको मोहन भगवत से मिलाते हैं, अब जाकर तुम्हारे नेता से पूछो। बिहार में भी अखिलेश यादव अपने 5 मुस्लिम, कितने 2 या 4 मुस्लिम विधायक को बिहार भिजाए और हर जगह पर जाकर ओवैसी के बारे में बोलो, ओवैसी के बारे में बोलो। ऐसा लग रहा था कि हमारे सास ससुरे भी इतना नाम नहीं लेते, हमारा ही वजीफा पढ़ रहे थे। सीमांचल की जनता ने कहा कुछ नहीं, वोट कटेगा नहीं, मंजलिस को वोट जाएगा, पतंग छाप को वोट जाएगा। मैं उनसे कहना चाहूंगा, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। ऐ चश्मे उदू मुझको हिकारत सा ना देख, जिस पे कुदरत को नाज है वो इंसान हूं मैं। जिस पर कुदरत को नाज है इंसान हूं मैं। तुमको नाज होगा अखिलेश पर, तुम अपनी नाज करते रहो। अखिलेश को तड़प है तो मध्य प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री, जहां पर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, जहां पर शरीयत में मदाखलत की जा रही है, उस मुख्यमंत्री की क़यादत में, उसके लिए अखिलेश यादव मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी बचाव के लिए आ रहे हैं। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों,
जो कहते हैं कि नहीं नहीं समाजवादी, अरे समाजवाद नहीं है, ये सिर्फ यादववाद की सियासत है जिससे आपको निकलकर मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोग मुझसे पूछते क्या वैसी तुम क्या सिर्फ मुसलमानों की बात करोगे? नहीं, मुसलमान की बात इसलिए करता हूं, दलित की बात इसलिए करता हूं कि सबसे ज्यादा जुल्म उन पर होता है। बताओ, बिहार में एक नौजवान 28 साल का बच्चा भारत भूषण तिवारी, उसका एनकाउंटर करके गोली मार दी गई। वो सरेंडर किया अपने आप को पुलिस के सामने। अखबार हिंदू की रिपोर्ट है कि पुलिस वालों ने घेरा लेकर उसको 2 गोली मारी। वो भारत भूषण तिवारी मुस्कुरा रहा था, फिर पुलिस की गाड़ी में डालकर और 3 गोलियां मारी। वो भारत भूषण तिवारी मर गया। उसके लिए मैंने आवाज उठाई। ये नहीं देखा कि मुसलमान है, मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर गलत है। जब कोर्ट, अदालत, संविधान BNSS है, तो फिर अगर एनकाउंटर से इंसाफ हो सकता है तो फिर कोर्ट को, BNS को उठाकर फेंक दो, कोर्ट को बंद कर दो। रूल ऑफ लॉ संविधान की बात करता है। वो भारत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था, एक ब्राह्मण बच्चा था। तो क्या मैंने देखा कि मुसलमान हिंदू देखा? नहीं। नाइंसाफी जहां पर होगी हम आवाज उठाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे यह भी अपील कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाबा, हम उनसे पूछना चाहते हैं, 2024 में पुलिस कांस्टेबल का इम्तिहान हुआ, पेपर लीक कैसे हो गया बाबा? पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक कहां से हुआ? गुजरात के प्रिंटिंग प्रेस से हुआ। पेपर लीक आप जानकर तकलीफ होंगी कि 10 साल में 48 मरतबा री एग्जामिनेशन हुआ भारत में। 10 साल में 48 मरतबा और 89 मरतबा पेपर लीक हुआ है। 56 इंच का सीना देश के प्रधानमंत्री का, मगर उसमें से भी पेपर लीक हो जा रहा है। 10 साल में 48 मरतबा री एग्जामिनेशन, 89 मरतबा पेपर लीक। महाराष्ट्र में टीचर्स का इम्तिहान पेपर लीक। माने बताओ ये लीक कैसे हो रहा है? अब हद तो ये हो गई। आप देखिए कि फिर दोबारा इम्तिहान हुआ। 28 लाख बच्चे इम्तिहान लिखे। कितने पोस्ट के लिए? कुछ 26,000 या 30,000 पोस्ट के लिए। मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं, तुम नफरत करना चाहते ना, करो हमसे नफरत, मगर ये तो बताओ कि 11 साल में तुमको क्या मिला सिवाय नफरत के? 26,000 पोस्ट के लिए 28,50,000 बच्चे इम्तिहान लिखते हैं। बताओ आपको क्या मिला? आज हम आ रहे थे तो जहां पर हम होटल में ठहरे, मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा कुछ बोल दीजिए। हमने कहा क्या सवाल है तुम्हारा? तो कहा वो चंदा चोरी पे कुछ बोल दीजिए, चंदा चोरी पे कुछ बोल दीजिए। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो एग्रेगियस एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ आप इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैंने इतना ही कहा, अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए आप? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे।
बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए। बोलो बीजेपी वालों, बोलो भारत के प्रधानमंत्री कैसे राम माधव जाकर बात कर रहे हैं। अगर बात करने वाले का नाम राम माधव जो आरएसएस के नहीं होता, ओवैसी होता, तो टीवी वाले आसमान को सर पे उठा लेते थे। कैसा तुम पाकिस्तान से बात करे? अरे हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना। हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त पाकिस्तान का रुख नहीं किया, हमने भारत को अपना सरजमीन माना और मानते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जुल्म करते जाओ, मगर याद रखो हम इस जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी जमीन में पैदा हुए, इसी जमीन में इज्जत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, इसी जमीन पर सीना तान कर अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे, इसी जमीन पर खड़े होकर अपना नेता बनाएंगे, इसी जमीन पर खड़े होकर जो हमारी सरजमीन है हम अपने पूरे हुकूक को मनवा कर रहेंगे। जो लोग हमको गाली देते हैं, मैं तुमको आज आईना दिखा रहा हूं, बताओ तुम उस पर क्या कहोगे।